हेलो बच्चों, जय हिंद। तो आज देखने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ये है लेक्चर नंबर 5। कौन सा लेक्चर है? लेक्चर नंबर 5 है। ठीक है ना। इससे पहले इसका मतलब 4 लेक्चर हो रखे हैं और आई होप आप अच्छे से देखे होंगे चारों लेक्चर, ताकि उनकी कहीं ज़रूरत पड़े तो हम उसकी हेल्प ले सकें। ज़रूरत तो पड़नी ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट फिलहाल हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। एक बात और बता दूं, आगे मैट्रिसेस में भी हम थोड़ा बहुत इसकी फीलिंग लेंगे कि कैसे हमने मल्टीप्लिकेशन किया था। फिलहाल हम डिटर्मिनेंट में हैं तो इसको कंप्लीट करते हैं। अब क्या होता है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट में 4 पार्ट होते हैं। मतलब किसी भी दो डिटर्मिनेंट को हम मल्टीप्लाई करने के लिए 4 मेथड यूज कर सकते हैं। पहला है रो इंटू कॉलम, रो इंटू रो सेकेंड वाला, थर्ड वाला कॉलम इंटू कॉलम एंड फोर्थ वाला कॉलम इंटू रो। ठीक है। इन चारों को मैं इवेल्युएट करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम इसका डिटर्मिनेंट के मल्टीप्लिकेशन में इन चारों मेथड्स को यूज करते हैं। जैसा कि पहले से मैंने लिया हुआ है डेल्टा 1 एक जनरल सा डिटर्मिनेंट लिया हुआ है, डेल्टा 2 भी एक जनरल सा लिया हुआ है। आप जो चाहे बोले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा गया, फाइंड डेल्टा 1 इंटू डेल्टा 2 बाय यूजिंग ऑल 4 मेथड्स। विच मेथड्स? दीज ऑल 4, दीज 4 मेथड्स। ठीक है। तो मैं सबसे पहला मेथड यूज करता हूं, ध्यान से देखेंगे, रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम। ठीक है। मैं क्या निकाल रहा हूं? डेल्टा 1 इंटू डेल्टा 2, राइट है। तो क्या करना है? सबसे पहले रो लिखा हुआ है, आप देखिए सबसे पहले रो लिखा हुआ है, तो पहले वाले डिटर्मिनेंट का रो आपको यूज करना है। पहले वाले का पहले रो यूज करना है और सेकंड वाले का कॉलम। जो पहले लिखा है वो पहले डिटर्मिनेंट के लिए, जो बाद में लिखा है वो बाद वाले डिटर्मिनेंट के लिए। तो मैं क्या करूंगा, इसके रो को इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को। तो a1x1, दिस इज a1x1, देन प्लस b1x2, देन प्लस c1x3। बात समझें आप, पहले वाले के रो को मैंने क्या किया, इसके कॉलम से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मुझे रो इनटू कॉलम का मल्टीप्लिकेशन करना है। देन आप फिर से इसी रो को दूसरे कॉलम के साथ ले जाएं, तो दिस इज a2x1 प्लस b2x2 प्लस c2x3, चलेगा ना। एंड देन अगेन फिर से इस रो को हम तीसरे के साथ ले जाएंगे, दिस विल बी a3x1 प्लस b3x2 प्लस c3x3। देख लें आप, ध्यान से देखें, आगे बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो क्वेश्चन आता है पता भी नहीं चलेगा कि आपको डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है और आपके सामने पड़ा रहेगा। अब क्या करेंगे, अब सेकेंड रो को फिर कॉलम के साथ। मतलब ये बहुत क्लियर हो गया कि जब पहले हमने आर लिख दिया, मतलब रो ले लिया, तो पहले डिटर्मिनेंट को हम रो के फॉर्म में ही यूज करेंगे और दूसरे वाले को कॉलम के फॉर्म में यूज करेंगे। तो दिस इज a1y1 प्लस b1y2 प्लस c1y3। ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर वैसे ही a2y1 प्लस b2y2 प्लस c2y3 एंड हेयर ऑल्सो a3y1 प्लस b3y2 प्लस c3y3। अगेन हियर फिर हम z1 z2 z3 को a1 b1 c1 की तरफ लेके जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इज a1 z1 प्लस b1 z2 प्लस c1 z3। हेयर a2 z1 प्लस b2 z2 प्लस c2 z3 एंड हेयर a3 z1 प्लस b3 z2 प्लस c3 z3। ठीक है। अच्छा, अब कोई ये बोला कि सर x1 x2 x3 को जो आपने यहाँ मल्टीप्लाई किया है, दूसरी बार आपने इसको लेके यहाँ मल्टीप्लाई किया, उसको मैं यहाँ लिखूँ या यहाँ लिखूँ, ऐसा कोई रूल है क्या? एक बात आप समझ लेना, आप यहाँ लिखोगे या यहाँ लिखोगे, डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब यदि मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, और डेल्टा 1 इंटू डेल्टा 2 इक्वल टू, अब देखो मैं क्या करता हूँ, मैंने पहले का रो लिया, दूसरे का कॉलम लिया, तो ये पहला एज इट इज आ जाएगा, मैं लिख दिया इसको, दैट विल बी a1x1 प्लस b1x2 प्लस c1x3। फिर इसका रो लिया, या पहला वाला रो कंप्लीट करो, आप रो भी लेके कर सकते हो, कैसे भी दिक्कत नहीं है। आप इसको लिया और दूसरे को लिया, और आपने बोला कि मैं नीचे लिखना चाहता हूँ, आप बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। दिस विल बी a2x1 प्लस b2x2 प्लस c2x3, चलेगा। और लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए, जब पहले के नीचे दूसरा ले लिए तो तीसरा यहां नहीं लिख देना, वो इसके नीचे जाएगा। दैट विल बी a3x1 प्लस b3x2 प्लस c3x3। अब बात आप समझ गए होंगे, इसको मैं एज इट इज यहाँ पे लिख लेता हूँ,
दिस इज a1 y1 प्लस y2 प्लस c1 y3. Similarly a2 y1 plus b2 y2 plus c2 y3 and a3 y1 plus b3 y2 plus c3 y3. And similar for here a1 z1 plus b1 z2 plus c1 z3. Here a2 z1 plus b2 z2 plus c2 z3 and a3 z1 plus b3 z2 plus c3 z3. ठीक है, दोनों सेम है. कैसे? एक प्रॉपर्टी आप याद करो, आपको एक प्रॉपर्टी बताई गई थी कि किसी डिटर्मिनेंट के रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया जाए तो उसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता. वही तो हुआ है. देखो अभी जो फिलहाल इस केस में रो है, यहाँ पे रो 1 है, वो यहाँ क्या बन गया है? कॉलम 1 बन गया है. तो इसलिए यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता कि सर हम इसके बाद इधर जाएंगे या इधर जाएंगे. आप जहाँ जाएंगे सही जगह पे जाएंगे, इस बात का टेंशन नहीं लेना है. ठीक है ना? बस कैलकुलेशन वगैरह पे ध्यान रखना क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी होता ही है, इसमें देख रहे हो आप. ठीक है ना? तो पहला मल्टीप्लिकेशन आप समझ गए होंगे कि कैसे हम रो इंटू कॉलम का मल्टीप्लिकेशन करते हैं. अब हम रो इंटू रो करेंगे. तो सेकेंड वन विल बी रो इंटू रो. अच्छा, ये रो डैश रो भी लिखते हैं वैसे ही, तो मैं फिर डेल्टा 1 इंटू डेल्टा 2 करता हूँ. अब आप थोड़ा सा रिकॉल करें कि रो इंटू रो में क्या क्या मिलेगा. एक बार मैं आपको दिखाता हूँ. यहाँ से x1 a1 के पास जाएगा, x2 a2 के पास जाएगा और x3 a3 के पास जाएगा. राइट है? मैं क्या लिखूंगा? a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3. पहले का रो और दूसरे का भी रो ही लेना है, आप ध्यान रखें ये बात. देन फिर पहले का रो लिया. अब कोई बोले सर मैं y1 वाला ले सकता, क्या? बिल्कुल ले सकते हो. मैं बोला ना जितनी पॉसिबिलिटी है, बस ये ध्यान रखना है कि रो इंटू रो है तो रो इंटू रो ही जाएंगे. ठीक है? तो अब इसको मैं दूसरे के साथ लेता हूं. तो b1 b2 b3 के साथ कैसे आएगा? b1 x1 b2 x2 b3 x3. राइट है ना? कहाँ लिखना है? जहां मर्जी आपको लिख लो. मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ b1 x1 प्लस b2 x2 प्लस b3 x3. अब आप थोड़ा पैटर्न भी आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे कि c1 x1 प्लस c2 x2 प्लस c3 x3. ठीक है? आप थोड़ा पैटर्न देख के आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो. अब क्या होगा? x1 जो होगा वो तो खत्म हो गया. x1 x2 x3 y1 जाएगा a1 के पास. तो a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस a3 y3. सिमिलरली b1 y1 प्लस b2 y2 प्लस b3 y3 चलेगा. एंड c1 y1 प्लस c2 y2 प्लस c3 y3 चलेगा ना. और यहाँ पे हमने क्या किया? अब a1 तो चल ही रहा है ना, तो a1 z1 प्लस a2 z2 प्लस a3 z3. सिमिलरली b1 z1 प्लस b2 z2 प्लस b3 z3 एंड c1 z1 प्लस c2 z2 प्लस c3 z3. समझ गया क्या? ऐसे कर सकते हैं. ठीक है ना? देन थर्ड वन हमारे पास रो कॉलम हो गया, रो हो गया. अब कॉलम कॉलम करना है मुझे. ठीक है ना? तो दिस इज कॉलम कॉलम मल्टीप्लीकेशन. ठीक है? हियर ऑल्सो डेल्टा 1 इंटू डेल्टा 2 ही निकालना हमें, बट ध्यान क्या रहा है, दोनों का कॉलम पहले यूज करेंगे. कोई सोच रहा होगा सर इनसे क्या मैं अलग अलग मल्टीप्लिकेशन करूं? मान लो कि कोई पर्सन नंबर ए है, वो इससे मल्टीप्लाई कर लिया, किसी ने दूसरे मेथड से कर लिया, तो आंसर अलग अलग आएगा क्या? बिल्कुल नहीं आएगा जी, बिल्कुल सही सही आएगा और सेम आएगा. तो पहले वाले का कॉलम क्या है? x1 y1 z1. दूसरे वाले का कॉलम क्या है? a1 b1 c1. तो क्या हो जाएगा? a1 x1 b1 y1 c1 z1 होगा. ध्यान से देखो तो a1 x1 b1 y1 c1 z1 होना ही होना है क्योंकि दोनों का कॉलम लेना है. मैं लिखता हूं यहाँ पे दिस इज a1 x1 प्लस b1 y1 प्लस c1 z1. चलेगा? देन कॉलम इनटू कॉलम ही जाना है, तो पहले कॉलम को पहले तीनों के साथ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है. फिर क्या करोगे? a2 x1 b2 y1 c2 z1. क्या होगा? a2 x1 b2 y1. तो मैं यहाँ लिख देता हूँ a2 x1 प्लस b2 y1 प्लस c2 z1. तो अब आप देखो पैटर्न समझ गए होंगे. x1 y1 z1 तो एज इट ही चल रहा है. दिस इज a3 x1 प्लस b3 y1 प्लस c3 z1. ठीक है? ये हो गया. अब यहाँ पे क्या होगा? अब क्या होगा? x1 y1 z1 की जगह x2 y2 z2 आ जाएगा. ध्यान से देखो ना. अब दूसरा वाला हम रो ले लेंगे, सॉरी कॉलम ले लेंगे इसका. ये क्या हो जाएगा? a1 x2 प्लस b1 y2 प्लस c1 z2. यहाँ पे क्या हो जाएगा? a2 x2
plus b2y2 plus c2z2 and here a3x2 plus b3y2 plus c3z2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा a1x3 plus b1y3 plus c1z3 एंड यहाँ a1 हो गया ना, a2 वाला चल रहा है a2x3 plus b2y3 plus c2z3 एंड हियर a3x3 plus b3y3 plus c3z3। ठीक है, तो ये ऐसे हो गया, ये कॉलम इनटू कॉलम मल्टीप्लिकेशन है। तो आई होप आप बात को समझ गए। बहुत सारे डाउट्स आपके दिमाग में चल सकते हैं, बट आप डोंट वरी, मैं सब कुछ आपको डील करने वाला हूँ। ठीक है, अभी एक बच गया फोर्थ वन। क्या बच गया जी फोर्थ वन? आप देखो रो कॉलम हो गया, रो कॉलम हो गया, रो रो हो गया, कॉलम कॉलम हो गया। अब कॉलम रो तो बचा हुआ है लास्ट वाला, कॉलम रो, तो उसको लिख लेते हैं। कॉलम इंटू रो का मल्टीप्लिकेशन हमें करना है, कॉलम इंटू रो करेंगे, कर लेंगे ना, आराम से कर लेंगे। डेल्टा वन, अच्छा मैं एक बार लगे तो यहाँ पे डेल्टा वन ले लेता हूँ। डेल्टा वन हमने क्या लिया था, एक बार आप मिला लें यहाँ पे, x1 x2 x3 y1 y2 y3 z1 z2 z3, x1 x2 x3 y1 y2 y3 एंड दिस इज z1 z2 एंड z3। ऐसे ही हमने डेल्टा टू भी लिया था, और आई थिंक दैट विल बी a1 a2 a3 b1 b2 b3 एंड c1 c2 c3। घबराना नहीं है कि सर इतना बड़ा बड़ा कैलकुलेशन कब करते रहेंगे, करना तो पड़ेगा। जाना पहले का कॉलम दूसरे का रो, तो x1 a1 के पास आएगा, y1 a2 के पास जाएगा और z1 a3 के पास जाएगा। तो दिस इज a1 x1 प्लस a2 y1 प्लस a3 z1। अगेन पहले का कॉलम दूसरे रो में जाने दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा b1 x1 प्लस b2 y1 प्लस c2 z1। ठीक है, दूसरे का रो लेना है, ध्यान से देखें आप। b1 b2 b3 आएगा, c2 की जगह क्या होगा b3 आएगा। b3 z1। सिमिलरली c1 x1 प्लस c2 y1 प्लस c3 z1। ठीक है, पहला रो कंप्लीट हो गया। फिर अब हम लेंगे x2 y2 z2 को, ये y है जी। ठीक है, a1 a2 a3 के साथ, तो दिस इज x2 a1 के साथ अब x2 जाएगा, a1 x2 प्लस देखो a1 के साथ x2 गया, a2 के साथ y2 जाएगा, a2 y2 और a3 के साथ z2 जाएगा, a3 के साथ z2 जाएगा। अगेन फिर क्या हो गया, यही सेम चीज b1 के साथ जाएगा, b2 के साथ जाएगा और b3 के साथ जाएगा। तो b1 के साथ भी x2 जाएगा और b2 के साथ भी y2 जाएगा और b3 के साथ भी z2 जाएगा। ऐसे ही c1 के साथ भी x2 जाएगा प्लस c2 के साथ भी y2 जाएगा और c3 के साथ भी b3 z1। सिमिलरली c1 x1 प्लस c2 y1 प्लस c3 z1। ठीक है, पहला रो कंप्लीट हो गया। फिर अब हम लेंगे x2 y2 z2 को, ये y है जी। ठीक है, a1 a2 a3 के साथ, तो दिस इज x2 a1 के साथ अब x2 जाएगा, a1 x2 प्लस देखो a1 के साथ x2 गया, a2 के साथ y2 जाएगा, a2 y2 और a3 के साथ z2 जाएगा, a3 के साथ z2 जाएगा। अगेन फिर क्या हो गया, यही सेम चीज b1 के साथ जाएगा, b2 के साथ जाएगा और b3 के साथ जाएगा। तो b1 के साथ भी x2 जाएगा और b2 के साथ भी y2 जाएगा और b3 के साथ भी z2 जाएगा। ऐसे ही c1 के साथ भी x2 जाएगा प्लस c2 के साथ भी y2 जाएगा और c3 के साथ भी z2 जाएगा ना। उसके बाद देखें अब x3 y3 जाएगा a1 a2 के साथ, तो दिस इज a1 x3 प्लस a2 y3 प्लस a3 z3, राइट है। फिर यहाँ क्या हो जाएगा b1 x3 प्लस b2 y3 प्लस b3 z3 एंड हियर c1 x3 प्लस c2 y3 प्लस c3 z3। ठीक है, तो ये चारों टाइप के मल्टीप्लिकेशन आपके सामने हैं। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं और भी आपके दिमाग में आने वाले कुछ डाउट्स पे मैं डिस्कशन कर लेता हूं। किसी ने बोला कि सर चलो मैं एक एग्जांपल लेके ही बात करूंगा कि सपोज डेल्टा वन जो अपने पास है वो कुछ ऐसा 1 2 3 4 5 6 एंड 0 1 0 एंड डेल्टा टू जो है वो कुछ तो भी ऐसा है
0 -1 3, 5 1 2 एंड 7 -1 0। तो मुझे फाइंड आउट करना है, फाइंड डेल्टा 1 इंटू डेल्टा 2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो कोई बोला कि सर इतना लंबा चौड़ा जाने से अच्छा है इसको इवेल्युएट करो, इसको इवेल्युएट करो, मल्टीप्लाई करो। मतलब बिल्कुल सही बात है, आप वैसे भी कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, पहले आप डेल्टा 1 इंटू डेल्टा 2 देख ले, जैसे अपन डायरेक्टली ना करके सिस्टम जैसा करना है उसमें करें। तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 0 0, किसी भी फॉर्म में कर सकते हो। मैं यूजुअली जैसे मुझे अच्छा लगेगा वैसा करूंगा। मतलब मैं यूजुअली क्या होता है, कॉलम इंटू रो होता है, सॉरी रो इंटू कॉलम करना होता है यूजुअली ये रो इंटू कॉलम वाला यूज होगा। पता है क्यों? क्योंकि मैट्रिसेस में भी ये यूज होता है, रो इंटू कॉलम वाला ही ओनली, दैट्स वाई। आप कर लो तो 1 इंटू 0 0, 2 इंटू 5 10 एंड प्लस 7 इंटू 3 21। तो 0 प्लस 10 प्लस 21। अब स्टार्ट हो गया इससे, तो इससे दूसरे को करो। दिस इज -1, दिस इज 2 एंड -3, -1 प्लस 2 -3 एंड दिस इज 3 एंड 4 एंड 0, तो 3 प्लस 4 प्लस 0, राइट है। आगे चलते हैं इसमें, फिर 4 5 6 को ले आओ इनके साथ। 4 इंटू 0 0 प्लस 25 प्लस 42, ठीक है, एंड देन -4 प्लस 5 एंड -6 एंड 4 इंटू 3 12 प्लस 10 एंड दिस इज प्लस 0, राइट है। अगेन ये जगह 0 1 0 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 0 प्लस 5 प्लस 0 एंड 0 प्लस 1 प्लस 0 एंड दिस इज ऑल्सो 0 प्लस 2 प्लस 0। ध्यान से देखें कैसे हो रहा है, 0 प्लस 2 प्लस 0। ये वाला जो रो है ना, ये इस कॉलम से मल्टीप्लाई हुआ। तो यहां से आप देख सकते हैं क्या मिला हमें, एक नया डिटर्मिनेंट तैयार हो रहा है। ठीक है, देखते हैं उसके बाद। तो इसको मैं इवेल्युएट करता हूं, जो नया डिटर्मिनेंट हमें मिल रहा है इसको इवेल्युएट करते हैं और देखते हैं कि क्या मिलता है हमें। तो इसको यदि मैं और प्रिसाइजली इवेल्युएट करूं तो दिस इज 10 प्लस 21 31 हो जाएगा, एंड दिस इज -4 प्लस 2 -2 and here 7, similarly 42 plus 25 67 and -10 plus 5 -5 and 22 and here 5 and 1 and 2। जब आप इसको इवेल्युएट करेंगे तो वो उतना ही वैल्यू देगा जब इन दोनों को इवेल्युएट करके आप मल्टीप्लाई करेंगे। ये बिल्कुल गारंटी है। आप अब इसको क्या करना है, डू बाई योर सेल्फ, आप खुद से करेंगे। ठीक है, डू बाई योर सेल्फ, खुद से करके आप चेक कर लेंगे कि हाँ सही आ रहा है कि नहीं, और बिल्कुल आएगा, गारंटी है, इस बात में कोई दो राय है ही नहीं। ठीक है, तब अब मुद्दा आता है कि सर जरूरत क्या है, हम डायरेक्टली इवेल्युएट करके नहीं दे सकते क्या आंसर? वो ज़्यादा इजी लग रहा है, इसको सीधा सीधा हम ओपन करेंगे, एक वैल्यू देगा यहाँ पे, ये भी एक वैल्यू देगा और दोनों को सीधा सीधा मल्टीप्लीकेशन करेंगे, आंसर देगा। ऑब्वियस सी बात है यार, बहुत ईजी है वो, मैं भी मानता हूँ इस बात को कि ये मेथड्स थोड़े लेंदी हैं, ये ईजी है, बट ये तब तक ईजी रहता है जब तक हमारे पास केवल नंबर्स होते हैं। इधर डिटर्मिनेंट में केवल नंबर्स हो तब तक तो ये इजी रहते हैं, लेकिन जैसे ही नंबर्स से हम शिफ्ट होते हैं अलग अलग एक्सप्रेशंस पे, तो गड़बड़ होना शुरू हो जाता है, जो कि अभी आपको दिख जाए। अब मैं ये बोल रहा था कि ये जो है मल्टीप्लिकेशन सबसे पॉपुलर है और हम इसी को बार बार यूज करेंगे। आपको मैं चारों मल्टीप्लिकेशन में एक चीज़ दिखाता हूँ जो कि कॉमन है, ध्यान से देखेंगे आप, मैं स्टार्टिंग से आपको दिखा रहा हूँ। आप एक बात देखो ध्यान से, एक पैटर्न आपको दिखेगा और ये पैटर्न ही मेन है। ये यदि आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, और नहीं कर पाएंगे तो लटक के रह जाएंगे। देखें आप ध्यान से, A1 A1 A1, यहाँ पे आपको A1 दिख रहा है, B1 एंड C1 दिख रहा है ना यहाँ पे। सिमिलरली A2 B2 C2 एंड A3 B3 C3, राइट है। मतलब ये डिटर्मिनेंट डेल्टा 2 एज इट इज एक तरीके से एक पैटर्न के फॉर्म में दिख रहा है, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। तो क्या X1 ये भी दिखेगा क्या? हाँ हाँ बिल्कुल दिखेगा, X1 X2 X3 X1 X2 X3 X1 X2 X3 दिख रहा है। सिमिलरली Y1 Y2 Y3 Y1 Y2 Y3 Y1 Y2 Y3 एंड Z1 Z2 Z3 Z1 Z2 Z3 Z1 Z2 Z3। क्या मैं दूसरे वाले में भी मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा। देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है, X1 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 X2 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 X3 X3 X3, देख रहे हो एक पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है। तो एक पैटर्न यदि आपको कॉलम के फॉर्म में दिख रहा है तो दूसरा पैटर्न आपको रो में दिखेगा, A1 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 B1 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 एंड C1 C1 C1। एक पैटर्न यदि कॉलम में मिलेगा तो दूसरा रो में मिलेगा, जो भी एक कॉलम में मिले तो दूसरा रो में मिलेगा। ऐसा रूल नहीं है कि ये वाला कॉलम मिलना चाहिए ये रो में मिलना चाहिए। इधर देखो तो
A1 A1 A1, A2 A2 A2, A3 A3 A3, यहाँ B1 B1 B1, B2 B3, पूरा इधर B3, C1 C2 C3, मतलब ये कॉलम वाइज मिल गया, तो रो वाइज हमें मिलना है अभी x1, यहाँ भी x1, यहाँ भी x1, x2 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 x3 x3 x3, ठीक है ना। जैसे y3 y2 y1 सब मिल रहा है यहाँ पे। अब आप खुद से देख सकते हो, यहाँ पे भी देखो, इधर A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, सिमिलरली x1 y1 z1, देखो सब में x1 y1 z1 है, x2 y2 z2 और x3 y3 z3। यदि कोई बोलता है कि सर x1 y1 z1 इधर लिख दूं तो भी चलेगा, तो A1 B1 C1 इधर बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना, बिल्कुल अपोजिट बनता है। सेम यहाँ भी बना है, ये आप वीडियो पॉज करके आप चेक करते रहें कैसा बना है, क्योंकि क्वेश्चंस में यही फंडा यूज होने वाला है, दैट्स वाई ये बताना आपके लिए इंपॉर्टेंट था। यदि ये यूज नहीं होता तो बताने की क्या जरूरत थी, काय को टाइम पास करेंगे। तो मैं देखता हूँ एक एग्जाम्पल, काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है, और काफ़ी एग्जाम्पल अच्छा होने की वजह से आपको समझना भी जरूरी है। तो मैं LHS लेके सॉल्व करता हूँ, ठीक है ना। मान लिया कि ये डेल्टा है, मान लिया कि ये जो डिटर्मिनेंट है डेल्टा है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ओपन कर देता हूँ इसको, क्योंकि डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके करना अपने आप में खतरा मोल लेना है, खतरा हो जाएगा यार। देखो इतना बड़ा बड़ा एक्सप्रेशन खुलेगा, फिर उसको मल्टीप्लाई करना है, मतलब परेशानी हो जाएगी। तो मैं इसको ओपन करता हूँ कॉस ऑफ ए माइनस बी की हेल्प से, तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन पी हो जाएगा यहाँ पे। ऐसे ही नीचे वाले को भी ओपन करते हैं, कॉस बी कॉस पी प्लस साइन बी साइन पी, एंड दिस इज कॉस सी कॉस पी प्लस साइन सी साइन पी, और ये क्या हो जाएगा, कॉस ए कॉस क्यू प्लस साइन ए साइन क्यू। सिमिलरली कॉस बी कॉस क्यू प्लस साइन बी साइन क्यू, एंड कॉस सी कॉस क्यू प्लस साइन सी साइन क्यू, ठीक है ना। ये तो फॉर्मूला आपको याद ही होना चाहिए, नहीं याद है तो मतलब चुल्लू भर पानी में डूब मरो, जरूरत ही नहीं है जिंदा रहने की। मतलब क्या बताएं, कॉस ए कॉस आर प्लस साइन ए साइन आर, कॉस बी कॉस आर प्लस साइन बी साइन आर, एंड कॉस सी कॉस आर प्लस साइन सी साइन आर, ठीक है। ऐसा हो गया ये। अब क्या करें भाई, कुछ एलिमिनेशन, कुछ मतलब प्रॉपर्टीज लगा उगा के कुछ सेटलमेंट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। देखते हैं क्या होता है। देखते देखते हमें कुछ दिख रहा है, यहाँ पे दिखाता हूं मैं आपको, ध्यान से देखेंगे। कॉस पी कॉस पी कॉस पी, ये देखो यहाँ पे ये लिंक दिख रहा है आपको, साइन पी साइन पी साइन पी, कॉस क्यू कॉस क्यू कॉस क्यू, साइन क्यू साइन क्यू साइन क्यू, ठीक है ना। ऐसे ही कॉस आर कॉस आर कॉस आर, साइन आर साइन आर साइन आर, ठीक है। तो बाकी भी तो दिखना चाहिए। यदि अभी क्या बताया था कि एक पैटर्न यदि आपको कॉलम वाइज दिख रहा है तो दूसरा रो वाइज दिखना चाहिए, तभी होगा मल्टीप्लीकेशन, हुआ होगा मतलब। तो यहाँ पे आपने देखा, ये देखो कॉस ए, यहाँ भी कॉस ए, यहाँ भी कॉस ए, अरे वाह ये तो दिख रहा है। फिर साइन ए और साइन ए, ऐसे ही कॉस बी कॉस बी कॉस बी, साइन बी साइन बी साइन बी, देखो कॉस सी कॉस सी कॉस सी, साइन सी साइन सी साइन सी। बट सर वहां तो हमने 3 इंटू 3 का मल्टीप्लीकेशन किया, तो 3 टर्म आए थे ना, आए थे कि नहीं। तो यहां भी आए हैं ना, देखो प्लस 0 इंटू 0 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 प्लस 0 इंटू 0, ऐसे ही यहां भी कर दिया, प्लस 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0, आप ध्यान से देखते रहें, प्लस 0 इंटू 0। थोड़ा सा इस लाइन को आप हैंडल करें कैसे भी, ठीक है। तो इसका मतलब अब क्या था वहां पे, यदि मैं आपको पीछे लेके चलूं एक स्टेप में, यदि ऐसा है तो आप क्या लिख सकते हो। यदि ये पैटर्न आपको दिख रहा है ना, A1 A2 A3, A1 A2 A3, तो आप क्या करेंगे, रो में लिख देंगे इसको। तो आप इधर रो में लिखो या कॉलम में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। A1 A2 A3, B1 B2 B3 एंड C1 C2 C3, 3 रो हमें ऊपर से उठा लेने हैं और 3 कॉलम। देखो यहाँ पे x1 y1 z1, ये कॉलम, जो कॉलम में है उसको कॉलम में लिख दो, जो रो में है उसको रो में लिख दो, बिल्कुल सिंपल फंडा है, जहां आपको जैसा दिख रहा है।
तो जो कॉलम में है उसको कॉलम में लिख दो, तो कॉस पी साइन पी एंड जीरो ये कॉलम में आ जाएगा, तो कॉस पी साइन पी एंड जीरो। फिर दूसरा कॉलम क्या होगा, कॉस क्यू साइन क्यू एंड जीरो, कॉस क्यू साइन क्यू एंड जीरो। एंड तीसरा क्या हो जाएगा, कॉस आर साइन आर एंड जीरो। आप चाहे तो दोनों, जैसे मैं बोल रहा हूं ना कि कॉलम में है तो कॉलम में लिखो, यदि आप रो में भी लिखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनटू ये किससे हुआ होगा, इससे कॉस ए साइन ए जीरो, कॉस ए साइन ए एंड जीरो। दूसरा कॉस बी साइन बी एंड जीरो, एंड कॉस ऑफ सी साइन सी एंड जीरो। देखो आप मल्टीप्लाई करके देख लो, यदि आप कोई भी मल्टीप्लीकेशन कर लो फिलहाल, पहले क्या है कॉस ए कॉस पी है देखो, फिर क्या है साइन ए साइन पी है, देखो इधर से साइन ए साइन पी है, एंड दूसरा जीरो इंटू जीरो है, मतलब इसका पहला कॉलम लिया गया है और इसका पहला रो दिया गया, तो कॉलम इंटू रो मल्टीप्लीकेशन हम डिफाइन कर रहे हैं। बिल्कुल ये जो बन रहा है ये इन्हीं दोनों का मल्टीप्लीकेशन, इस बात की गारंटी होगी, मतलब ये डेल्टा 1 है एंड दिस इज डेल्टा 2 है। लेकिन एक बात का यहाँ तो और मजेदार हो गया कि इसका एक पूरा का पूरा रो जीरो है और इसका एक पूरा का पूरा कॉलम जीरो है, और ये हमें पहले से पता है किसी भी डिटर्मिनेंट के लिए यदि किसी भी रो या कॉलम के सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे तो डिटर्मिनेंट विल बी जीरो। तो डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो इंटू जीरो दैट विल बी जीरो एंड दिस इज इक्वल टू RHS, और यही तो हमें प्रूव करना था। तो क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड। बात समझ गए होंगे आप। बट जिसको मल्टीप्लीकेशन नहीं आता वो क्या करेगा, तड़प के रह जाएगा, कुछ नहीं कर सकता वो, क्योंकि देखो ये इतना बड़ा बन गया है ना कि आप मल्टीप्लाई करना भी आपके लिए आसान नहीं है। आसान क्या है, मल्टीप्लाई करके आप आंसर लाना ही मुश्किल है, बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए आप बिल्कुल कंसेप्चुअल चलें, कंसेप्चुअल चलेंगे तो आपको टाइम सेव होगा और आसानी से आंसर मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल। अब अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं। यहाँ भी हम देखते हैं कि क्या बन रहा है, ठीक है ना। तो जब भी आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेशन दिखने लगे आपके डिटर्मिनेंट में, तो आपको एक हिंट मिलेगा कि कहीं ना कहीं मल्टीप्लिकेशन का तो नहीं है। तो मैंने यहाँ भी इसको डेल्टा मान लिया, और हम कहाँ से सॉल्व करेंगे, इधर, इधर का मतलब LHS से। तो बोला कि लेट, पहले LHS हम सॉल्व करेंगे, लेट डेल्टा। तो डेल्टा यहाँ पे लिख देते हैं, डेल्टा इसको मिटा देते हैं, डेल्टा। डेल्टा अब क्या हो जाएगा, इसको ओपन कर लो, तो दिस इज ए स्क्वायर माइनस 2AX प्लस एक्स स्क्वायर। देखते रहना, यदि आपको कुछ पैटर्न दिखे तो बताना। ए स्क्वायर माइनस 2AY प्लस वाई स्क्वायर एंड ए स्क्वायर माइनस 2AZ प्लस जेड स्क्वायर। सिमिलरली बी स्क्वायर माइनस 2BX प्लस एक्स स्क्वायर एंड बी स्क्वायर माइनस 2BY डेल्टा। डेल्टा अब क्या हो जाएगा, इसको ओपन कर लो, तो दिस इज ए स्क्वायर माइनस 2AX प्लस एक्स स्क्वायर। देखते रहना, यदि आपको कुछ पैटर्न दिखे तो बताना। ए स्क्वायर माइनस 2AY प्लस वाई स्क्वायर एंड ए स्क्वायर माइनस 2AZ प्लस जेड स्क्वायर। सिमिलरली बी स्क्वायर माइनस 2BX प्लस एक्स स्क्वायर एंड बी स्क्वायर माइनस 2BY एंड प्लस वाई स्क्वायर एंड सिमिलरली बी स्क्वायर माइनस 2BZ प्लस जेड स्क्वायर। Here c square minus 2cx plus x square and c square minus 2cy plus y square and c square minus 2cz। अब ये तो किसी को बताने की जरूरत नहीं, मतलब फालतू का चिल्ला रहा था इसमें, ये सबको पता है। बट इसके बाद क्या करें, ये तो मुद्दा है ना। तो इसके बाद देखो क्या होगा, अब ध्यान से देखो, मैं आपको पैटर्न दिखा रहा हूँ, या एक बार लिख लो, एक स्टेप एक्स्ट्रा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक स्टेप एक्स्ट्रा लेने से शायद आपको समझ जाए। माइनस ऑफ 2AX प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर चलेगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। उससे क्या फ़ायदा होने वाला है अभी आपको पता चल जाएगा, 1 इंटू एक्स स्क्वायर एंड सिमिलरली 1 इंटू सी स्क्वायर माइनस 2CX प्लस 1 इंटू सी स्क्वायर। हियर 1 इंटू ए स्क्वायर माइनस 2AY प्लस 1 इंटू वाई स्क्वायर, 1 इंटू बी स्क्वायर माइनस 2BY प्लस 1 इंटू वाई स्क्वायर एंड 1 इंटू सी स्क्वायर माइनस 2CY प्लस 1 इंटू वाई स्क्वायर। यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे ही लिख लिया जैसे सब में लिखा है,
minus 2az plus 1 into z square, and here 1 into b square minus 2bz plus 1 into z square, and 1 into c square minus 2cz प्लस 1 इंटू जेड स्क्वायर। अब देखो तो अब शायद आपको दिख जाए, देखो यहाँ पे ए स्क्वायर, यहाँ भी ए स्क्वायर, यहाँ भी ए स्क्वायर, फिर माइनस का 2a यहाँ भी, माइनस का 2a यहाँ भी, माइनस का 2a यहाँ भी, और 1 1 एंड 1 दिख रहा है। वैसे ही बी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर माइनस 2b माइनस 2b माइनस 2b एंड 1 1 एंड 1, ऐसे सी स्क्वायर का हो जाएगा। अब इधर चेक कर लो एक बार, ये 1 है तीनों में, ठीक है, क्योंकि ए स्क्वायर तो रो वाले में हमने चेक कर लिया, 1 एक्स एंड एक्स स्क्वायर, 1 वाई एंड वाई स्क्वायर, 1 जेड एंड जेड स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्या करें, आप अपनी सहूलियत से जैसे जैसे लिखना हो लिख लो। मैं लिख रहा हूं यहाँ पे दिस इज 1 एक्स एंड एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आप ले लो 1 एक्स एंड एक्स स्क्वायर, 1 वाई एंड वाई स्क्वायर, 1 जेड एंड जेड स्क्वायर, चलेगा। इनटू दूसरा आपको ऐसे लिखना है, आप रो वाइज लिखना चाहें रो वाइज लिख लो, तो 1 माइनस 2a, सॉरी ए स्क्वायर है यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस 2a एंड 1, एंड हियर बी स्क्वायर माइनस 2b एंड 1 एंड सी स्क्वायर माइनस 2c एंड 1, ठीक है। अब किसी डिटरमिनेंट के रो और कॉलम को इंटरचेंज करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल नहीं पड़ता। तो मैं क्या करता हूँ, पहले रो को पहला कॉलम, दूसरे रो को दूसरा कॉलम, तीसरे रो को तीसरा कॉलम बना देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज 1 1 एंड 1 एक्स वाई एंड जेड एंड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर। और एक बात का खासा ध्यान रखें, इसमें से -2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करें, इसको मैं इंटरचेंज करता हूँ। इंटरचेंज कैसे करेंगे देखो ध्यान से, मैं क्या करता हूँ, पहले वाले को और तीसरे वाले से इंटरचेंज करता हूँ। यहाँ पे यहाँ इंटरचेंज हो रहा है, पहले कॉलम को तीसरे कॉलम से, और दूसरा वाला तो एज इट इज रह जाएगा। तो दिस इज 1 1 1 एंड दिस इज ए क्योंकि -2 बाहर आ गया है, और दिस इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर। और इंटरचेंज करने पे एक और माइनस बाहर आया तो वो भी माइनस यहाँ पे लिख लिया, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा। यहाँ जगह नहीं है, इधर पहले ही देख लो अब यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो नाउ अब ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो दिस इज 2 इंटू, अब ये मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स लिखवाया था जो बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं। इनकी वैल्यू क्या हमने लिखवाई थी, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड एंड जेड माइनस एक्स, ठीक है। और दूसरा भी सिमिलर है, एक्स वाई की जगह वहाँ पे ए बी आ गया, तो दिस इज a माइनस बी, बी माइनस सी एंड सी माइनस ऑफ ए, विच इज आवर RHS, हैंस प्रूव्ड। देखिए क्या कैसे हमने कर दिया, कुछ भी तो नहीं किया, बस ये पैटर्न यदि आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो हो जाएगा। यदि ये नहीं कर पाए तो फंस के रह जाओगे, फिर से वही बात, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन थोड़े से टफ हो जाते हैं कि मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन थोड़े से, और थोड़ी सी प्रैक्टिस में ही आ जाते हैं, ग्रिप में बहुत बड़ी बात नहीं होती है यहाँ पे, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट तो रहेगी ही रहेगी। आगे देखते हैं, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ये है हमारा एग्जाम्पल, डरना नहीं है बिल्कुल, ठीक है। थोड़ा पैटर्न देख के भी आप कर सकते हो। इस क्वेश्चन को आपको याद है, मैं पहले भी करके आपको दिखाया था, ठीक है। पहले क्या किया था, तीनों को ऐड कर दिए थे, ठीक है। मेथड नंबर 1 वो रह जाएगा, तीनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2a प्लस 2b प्लस 2c 2p प्लस 2q प्लस 2r 2 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। ये पहले हुआ है, बट अभी हम दूसरे मेथड से करेंगे, ठीक है ना। तो मैं मान लेता हूँ कि LHS लेंगे हम, और हम डेल्टा सॉल्व करेंगे, और डेल्टा कुछ तो भी ऐसे दिया हुआ है, b प्लस सी, छोटा है इसलिए मैं अभी ओपन नहीं करता हूँ, q प्लस r एंड y प्लस जेड, हियर c प्लस a, b प्लस c प्लस a प्लस b, and this is r plus p, and this is p plus q, z plus x and x plus y। देखो इसमें भी पैटर्न बनाने की कोशिश करते हैं। मैं सोचा कि a प्लस बी प्लस सी होता, चूंकि 3/3 का डिटर्मिनेंट तभी बनेगा जब a प्लस बी प्लस सी बनेगा, तो मैंने क्या कर लिया, ऐसे कर लिया, 0 इंटू ए प्लस 1 इंटू बी प्लस 1 इंटू सी, चलेगा। सेम ही चीज़ तो लिखा हुआ है, ये क्या b प्लस सी तो लिखा हुआ है। ऐसे ही मैं यहाँ पे a तो पहले से है, तो 1 इंटू ए कर लिया, प्लस 0 इंटू बी कर लिया, प्लस 1 इंटू सी कर लिया, एंड थर्ड में 1 इंटू ए कर लिया, प्लस 1 इंटू बी कर लिया,
प्लस 0 इंटू सी कर लिया, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। फिर इसके आगे इसमें पी क्यू आर करो, तो 0 इंटू पी प्लस 1 इंटू क्यू प्लस 1 इंटू आर, एंड सिमिलरली आर पी में क्या करेंगे, इसमें पी क्यू आर के हिसाब से लिखो तो 1 इंटू पी, और क्यू तो है नहीं तो 0 इंटू क्यू प्लस 1 इंटू आर, एंड हियर भी पी क्यू आर करो तो 1 इंटू पी प्लस पी हो गया, क्यू हो गया 1 इंटू क्यू प्लस 0 इंटू आर। और बाकी चीजें तो आपको अब दिख रही है, आप पैटर्न में लिखो एक्स वाई एंड जेड, हियर ऑल्सो 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस 1 इंटू जेड, पैटर्न देख के मैं लिख रहा हूं, मैं इधर देख ही नहीं रहा हूं, एंड 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई प्लस 1 0 इंटू जेड। अब देखो क्या ये मल्टीप्लीकेशन के पैटर्न में आया है क्या, इधर 0 1 1, ठीक है, तो फिर इसको 0, इस वाले 0 को पहले आप कंसिडर कर लें, 0 1 1, चूंकि देखो मैं इसको पहले लिखूं और इनको बाद में लिखूं, एडिशन में तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, एंड दिस इज ऑल्सो 0 1 1 मिल रहा है ना, तो इधर से 0 1 1, ठीक है, ये सब मिल रहा है हमें, और इधर से ए बी सी ए बी सी ए बी सी, पी क्यू आर पी क्यू आर पी क्यू आर चलेगा, एंड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड। तो आप लिख सकते हो इसको कैसे, देखो 0 1 1 0 1 1, इधर मिल रहा है ना, मैं सॉरी 0 1 1 1 0 1 1 0 1 एंड 1 1 0, देखो 1 1 0 पैटर्न मिल रहा है, 1 1 0 इनटू, एक तो आपने रो वाइज ले लिया तो एक कॉलम वाइज लेना पड़ेगा आपको, तो ए बी सी मिल रहा है ना, लेना यहां आप ऐसे भी लिख सकते हो ए बी सी इधर भी लिख सकते हो। मैं फिर आपको यही बोलूंगा कि आप एक पैटर्न मान लो और उसके हिसाब से करते रहो, ए बी सी पी क्यू आर एंड एक्स वाई जेड, ठीक है। हमें तो प्रूफ में ही इसको रहने देना है, देखो यहाँ पे ये तो पूछा है, इसको इवेल्युएट कर लेते हैं, तो 0 बाहर लेके कुछ होगा नहीं, 0 लेके एनीथिंग 0 हो जाएगा, माइनस ऑफ 1 लिया तो ये गायब और ये गायब, तो 1 इंटू 0 0 माइनस 1, ये हो गया 0 माइनस 1, और प्लस 1 और ले लिया तो ये कॉलम एलिमिनेट ये रो एलिमिनेट, तो 1 इंटू 1 माइनस 0, दिस इज 1 माइनस 0, ये तो पहला वाला हमारा डिटर्मिनेंट हो गया, और दूसरा डिटर्मिनेंट एज इट इज है ए बी सी पी क्यू आर एंड एक्स वाई जेड, ठीक है। तो यहां से क्या मिल गया हमें, दिस इज माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1 2 इंटू ए बी सी पी क्यू आर एंड एक्स वाई एंड जेड, एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड RHS, हेंस प्रूव्ड। बात समझ गए होंगे, यही प्रूफ करना था। तो एक ही क्वेश्चन के करने के कई सारे मेथड्स हो सकते हैं, मतलब आना तो चाहिए आपको पहले, तो ये सब आएगा तो ही हो पाएगा। तो देखो इसको मैं पहले बोला हूं कि पहले भी एक मेथड से कर रखे हैं, एक और मेथड हो गया। कोई बोले मैं डायरेक्टली सर मैं इवेल्युएट करके भी कर सकता हूँ, कर लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। मैथ की खूबसूरती है ना, ये स्पेशलिटी है कि एक क्वेश्चन को आप मल्टीपल वेज में कर सकते हैं। बस एक ही चीज का ध्यान रखिए, कंसेप्ट करेक्ट होना चाहिए और कैलकुलेशन करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं अगला। तो अब देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। वैसे ये हम अलग अलग चैप्टर्स में ऑलरेडी देख चुके हैं कि क्या एप्लीकेशंस हैं इसके, बट वहाँ हम इस नाम से नहीं पढ़े थे, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट के नाम से। वहाँ हम बस ये देखे थे कि हाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो मैं दिखाता हूँ आपको। मान लो कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, इसके वर्टाइसेस दिए हुए हैं हमारे पास, ए है x1 y1, बी है x2 y2, आप रेंडमली कुछ भी ले सकते हैं, सी है x3 y3। तो मुझे एरिया का फॉर्मूला पता है, डिटर्मिनेंट फॉर्मूला। अच्छा, एरिया के कई तरीके होते हैं, एक ये तरीका, वन ऑफ द मेथड, ठीक है ना। ये होता है x1 y1 1, x2 y2 1 एंड x3 y3 एंड 1। आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो, और आप ऐसे भी कर सकते हो कि जरूरी नहीं है रो वाइज ही करोगे, आप ऐसे कर सकते हो x1 y1 1, x2 y2 एंड 1 एंड x3 y3 एंड 1, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन चैप्टर में अक्सर आता है, तो इसको आपको पहले से ध्यान होगा, नहीं ध्यान होगा तो अभी आप समझ लें कि कैसे होगा। वो कैसा भी ट्रायंगल हो, कोई भी ट्रायंगल हो, राइट एंगल से लेके व्हाटएवर कोई भी ट्रायंगल हो, इस फॉर्मूले से हम आसानी से उसका एरिया निकाल सकते हैं। अच्छा, अभी आगे इसका और एक एप्लीकेशन होता है कोलिनियरिटी में। उसमें क्या होगा अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये वाला पोर्शन 0 हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब तीन लाइन
3 पॉइंट एक ही लाइन पे आ जाए, मान लो एक और पॉइंट यहाँ पे आ जाए, तो इन तीनों पॉइंट से मिलके बनने वाला जो ट्रायंगल होगा वो तो बनेगा ही नहीं ना, मतलब एरिया क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब एरिया 0। तो हम आगे देखने वाले हैं उसका, ध्यान से देखो। फिर बोल रहा है टू फाइंड और इवेल्युएट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। यस, दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के लिए भी हम यूज करते हैं डिटर्मिनेंट्स का। कैसे, देखो मान लो हमारे पास है, सपोज एक वेक्टर ए है 2i + 3j + 4k, एंड दूसरा वेक्टर हमारे पास बी वेक्टर है -i - j - k, और मुझे क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं a क्रॉस b निकालना है। तो कोई बोलेगा सर इसका तो फॉर्मूला ऐसे होता है ना, mod a mod b sin थीटा n कैप। अरे ये तो होता है इवेल्यूएट करने का, मुझे डायरेक्ट यदि a क्रॉस b चाहिए और वाले फॉर्म में, मुझे a क्रॉस b वेक्टर के फॉर्म में ही चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं i, यहाँ लेते हैं j और यहाँ लेते हैं k, एंड दिस इज कोफिशिएंट ऑफ 2, 3 एंड 4, कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर जो क्रॉस में पहले है, ये ध्यान रहे, जो क्रॉस प्रोडक्ट का पहला वेक्टर है उसके कोफिशिएंट i j k के 2, 3 एंड 4, एंड क्रॉस प्रोडक्ट का दूसरे वेक्टर के कोफिशिएंट -1 एंड -1। ठीक है, तो इसको आप इवेल्युएट कर सकते हैं कैसे, देखो मैं i बाहर लिया, तो क्या हो जाएगा 3 × -1 -3 -4, 3 + 4 7 हो जाएगा। फिर माइनस ऑटोमेटिक आता है, j बाहर लिया तो ये कॉलम और ये रो एलिमिनेट हो गया, 2 × -1 -2 एंड -4 +4, तो दिस इज सॉरी यहाँ गड़बड़ हो चुका है, -2 + 4 2 हो जाएगा। यहाँ क्या गड़बड़ हुआ है देखो ध्यान से, -3 + 4 हुआ था तो ये 1 है, ये 7 की जगह क्या आएगा 1 आएगा, एंड प्लस k कैप लिया तो क्या हो जाएगा -2 + 3, तो दिस इज ऑल्सो 1। तो क्या हो जाएगा इस केस में, वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास i - 2j, मैं यहाँ पे और ऊपर ले लेता हूँ i - 2j + k। ठीक है, ये हमारा वेक्टर प्रोडक्ट आ गया या क्रॉस प्रोडक्ट आ गया दो वेक्टर का। तो ये फिजिक्स में भी आपको पढ़ना है, मैथ में भी पढ़ना है, तो यहाँ भी हम डिटर्मिनेंट का ही यूज करते हैं। आपको पता है ना, डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट करने का यही तरीका होता है। तो ये कहीं ना कहीं एक एप्लीकेशन है डिटर्मिनेंट का, और ये आपको पता होना चाहिए। तीसरा एप्लीकेशन होता है इन पेयर ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, किसी भी जनरल 2 डिग्री इक्वेशन को जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन, मैं आपको थोड़ा सा ध्यान दिला देता हूँ जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन के बारे में क्या होता है। ये हो गया ax² + by² + 2hxy + 2gx + 2fy + c = 0। ये एक जनरल 2 डिग्री इक्वेशन है, ये बहुत सारे कोनिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो इक्वेशन है ना, बहुत सारे कोनिक्स को रिप्रेजेंट करेगा। ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को भी रिप्रेजेंट करता है। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए इसके कोफिशिएंट में एक स्पेशल रिलेशन होता है, उसको हम डेल्टा बोलते हैं। यदि डेल्टा 0 हो जाता है, डेल्टा 0 कब होगा, a b and c, here f and g and h, here also f g and h। ठीक है, यदि ये 0 हो गया तो इसका मतलब ये कहाँ से ABC कहाँ से आ रहा है, देखो ये सारे कोफिशिएंट हैं। यदि ये कोफिशिएंट इसको मतलब 0 बना दिए तो ये समझ लो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। यदि नहीं बना पाए तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, मतलब कुछ और कोनिक्स बनेंगे। सिमिलरली कोऑर्डिनेट ऑफ 3 पॉइंट्स, मान लो हमारे पास 3 पॉइंट है, A है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, B है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2, इसी का डिस्कशन मैं ट्रायंगल में कर रहा था, C है x3 y3। ठीक है, अब तीनों कोलिनियर है, मतलब तीनों कोलिनियर का मतलब समझ रहे हो ना, तीनों एक ही लाइन पे लाई करते हैं। सपोज दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C। मैं कोऑर्डिनेट्स नहीं लिख रहा हूँ, एक लाइन पे लाई नहीं करते। सपोज ये एक लाइन पे लाई नहीं करते, कोई भी 2 पॉइंट तो एक लाइन पे लाई करेगा ही करेगा। सपोज ये B हो गया और ये C हो गया। ठीक है, मैं थोड़ा अलग जा रहा हूँ, और मान लो ये कहीं और होता A, तो एक ट्रायंगल बन जाता क्या इससे, बनता कि नहीं, तो बनता तो कुछ ना कुछ एरिया आता। बट जब ये तीनों एक लाइन में आ गए तो ना ट्रायंगल बना और ना एरिया आया। तो इस केस में जो ट्रायंगल का एरिया होता है ना 0 हो जाता है, ट्रायंगल का एरिया 0 हो जाता है। तो ट्रायंगल का एरिया हमने क्या लिखा था यहाँ पे 1/2, और यहाँ पे क्या था x1 y1 1, x2 y2 1 एंड x3 y3 1, ये 0 हो जाएगा। तो 1/2 भी 0 की तरफ आके 0 हो जाएगा। यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो जाते हैं। ठीक है ना, ये बस समझाने के व्यू से बताया हूँ, बाकी कुछ है नहीं इसमें।
ठीक है, तो इस व्यू से हम बता सकते हैं तीनों पॉइंट कोलिनियर हो गए। कोई बोला सर और भी तो तरीके हैं कोलिनियर फाइंड आउट करने का, कि मैं यदि ऐसे प्रूव कर दूं कि ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी डिस्टेंस फॉर्मूला से, तो भी तो हो जाएगा। अरे भाई हो जाएगा, बट मैं यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूँ, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट की बात कर रहा हूँ कि डिटर्मिनेंट का यूज कहाँ कहाँ होता है। मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ कि बस इसी से हो जाएगा, और भी मेथड्स हैं तो आप कर सकते हैं, वहां से कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है अगला पॉइंट कि टू राइट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, 2 पॉइंट फॉर्म में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 पॉइंट फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, कैसे लिखते हैं आपकी भी स्ट्रेट लाइन में आपको डिस्कस किया जा चुका है। देखो यदि मान लो मेरे पास 2 पॉइंट दिए हुए हैं, सपोज मेरे पास एक पॉइंट ए है x1 y1 और दूसरा पॉइंट बी है x2 y2 सपोज, और मुझे एक लाइन लिखना है जो ए बी से पास करे, ठीक है ना। तो मैं उसका इक्वेशन ऐसे लिखता हूं, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। क्या होता है, कुछ नहीं, आप एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे, दिस इज x1 y1 1 x2 y2 1 एंड x3 y3 1 इक्वल टू 0। को लगा सर ये तो बार बार ये रिपीट हो रहा है। अरे तो मेरी गलती थोड़ी, ये हो रहा है तो होने दो उसको। आप इसको जब इवेल्युएट करोगे ना तो उससे वही लाइन निकलेगी जिससे कि आप इसको किसी दूसरे फॉर्म में भी लिख के पा सकते हो। जैसे आपके पास और भी मेथड्स होंगे कि मैं लाइन ए बी का इक्वेशन 2 पॉइंट फॉर्म में स्लोप निकाल के कर सकता हूँ, तो वो लाइन निकालो, स्लोप फॉर्म में निकाल के सॉल्व कर लो। जैसे y माइनस वाई वन इक्वल टू y2 माइनस वाई वन होता है ना, ये मैं लिख देता हूँ y माइनस वाई वन इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, ये लाइन बनती है। आप इसको भी इवेल्युएट करोगे तो कहीं ना कहीं इसके सिंप्लीफिकेशन और इसके सिंप्लीफिकेशन के बाद सेम लाइन आएगी। तो ये था हमारा एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। और भी एप्लीकेशन है बट हमारे सिलेबस में इतना ही है, मतलब ये नहीं कि इसके बाद खत्म हो गया, बहुत कुछ एप्लीकेशन इसका। तो फिलहाल हम इस लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं। इन सब पे क्वेश्चंस ऑलरेडी जिस जिस चैप्टर में आए हैं कराए जा चुके हैं, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चंस नहीं लिए जा रहे हैं। अब जाके यूजुअली मुझे लग रहा है कि ये 5 एप्लीकेशन आपको तो वहीं मिल गए, इसमें से 4 तो स्ट्रेट लाइन में मिल जाते हैं और 1 वेक्टर में मिल जाता है, बहुत क्लियर कट। तो इसलिए इसमें मैंने कोई भी एग्जाम्पल्स नहीं लिया है, और आई होप आप भी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे एग्जाम्पल्स। यहाँ पे एग्जाम्पल की जरूरत हो तो आप जाके वहाँ से उठा के ले सकते हो, ठीक है। तो इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही, बाकी अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच।